हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आज जो है हम लोग एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इतिहास का यूनिट 2 देखने वाले हैं। और जो है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का चैप्टर का जो है क्या नाम है, यानी कि यूनिट 2 जो है यूनिट 2 का जो है क्या है। तो यूनिट 2 में हो जाएगा आप लोगों का कि यूनिट 2 है और आप लोगों का चैप्टर का नाम क्या है कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास। और हम लोग यूनिट 1 में देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे उसमें देखे थे। और इस वीडियो में जो है यूनिट 2 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट यानी कि यूनिट 1 यानी कि इतिहास का यूनिट 1 नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 का यूनिट 1 यानी कि आप लोग को पता ही होगा इंटर यानी कि 12th का जो है 12th बिहार बोर्ड का इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और हम लोग देख रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 1 का यूनिट 1 देख लिए थे पिछले वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनिट 2 देखेंगे। और चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आप लोग जो है आशा करता हूं कि आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी से ही थोड़ा थोड़ा अगर तैयारी करते हैं तो आप लोगों को अच्छा मार्क मिल सकता है। और मिल सकता है क्या, मिलेगा ही। अच्छा तैयारी कीजिए और आशा करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो है वीडियो रेगुलरली देख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो यानी कि बृहत कथा मंजरी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है किसकी रचना है, तो यह जो है मेगास्थनीज की रचना है। तो इसी तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि मेगास्थनीज। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का कि किस युग शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, यानी कि दोहित्र कहा जाता है। तो यह कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन क्या कहते थे, यानी कि प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में जो है हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे, महापी लुप्ती, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन महिला संत थी, यानी कि मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी और कराईकल भी महिला संत थी, यानी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका महिला संत, यानी कि सभी, यानी कि सभी सही है। तो इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि इसमें जो है थोड़ा प्रश्न ज़्यादा है और लगभग 50-60 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत जो है किसने की, तो यह अशोक ने की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो किससे की जाती है, तो नेपोलियन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रावण बेलगोला, यानी कि श्रावण बेलगोला में हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म को मानने वाला था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग जो है वीडियो अवश्य देखते रहे ताकि आप लोगों का मदद मिल सके और एग्ज़ाम में जो है अधिक से अधिक प्रश्न बना पाए और अभी से ही तैयारी में लग जाए, ताकि अभी से थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों को अच्छा एग्ज़ाम में जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा क्या हो जाएगा, यानी कि बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो है कौन था, यानी कि पानियाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन जो है कलिंग राज जो है स्थित कहाँ था? तो यह था उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उड़ीसा में जो था स्थित था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो कौन था? यानी कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य काल में ब्राहदेह क्या था? यानी कि मौर्य काल में जो है ब्राहदेह क्या था? तो यह था भूमिदान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था बौद्ध धर्म था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो किस देश में भेजा? तो यह भेजा सिंहल द्वीप, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सिंहल द्वीप में इसको भेजा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? तो अशोक था मौर्य वंश का शासक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो किस के यानी कि प्रभाव में आकर बन गया? तो यानी कि उपगुप्त, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि उपगुप्त। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजगिरी की नगरवधु का नाम था, क्या नाम था? इसका नाम जो है सालवती, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? यानी कि अच्छा लाइन है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। तो यह किसने लिखा? तो यह लिखा है कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं और कौटिल्य ने ही जो है अर्थशास्त्र को भी लिखे हैं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो साली, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट जो है कहाँ का यानी कि वासी था? तो आर्यभट्ट जो है हमारे बिहार यानी कि पटना के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसलिए तो हम लोग को गर्व है बिहारी होने पर कि आर्यभट्ट बिहार के पटना के थे। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? यानी कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लोहयुगीन नगर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि बोगार्जकोई का अभिलेख, यानी कि बोगार्जाकोई का अभिलेख, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों को रट लेना है, क्वेश्चन जो है बहुत ही मदद मिलने वाला है आप लोगों का। अगला प्रश्न है दोस्तों मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? पाटलिपुत्र मतलब अपना बिहार, यानी कि पाटना आया था। तो यह किस राजदूत के रूप में आया था? यह आया था सेल्यूकस, यानी कि सेल्यूकस निकेटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का जो है वर्णन जो है 13वें शिलालेख में किया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? या किस शासक के काल में भारत आया था? तो यह आया था विक्रमादित्य, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है
यानी कि एरन अभिलेख में, एरन में जो है सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका जो है सही उत्तर, मतलब एरन अभिलेख। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो यह किस शासनकाल का वर्णन है? तो यह है हर्षवर्धन का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी कि गुप्त संवत जो है कब और किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया। और कब शुरू किया था? 1319 से 20 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि किसके द्वारा? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कब किया गया? 1319 से 20 ईस्वी में। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक जो थे कुमारगुप्त थे, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कुमारगुप्त। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी कि किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है गुप्त काल को, यानी कि ऑप्शन जो है आप लोगों का बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में जो है 8 प्रकार के विवाहों का जो है उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है? तो कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में जो है किसकी अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? ह्वेनसांग, यानी कि ह्वेनसांग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है भरोसा करके जरूर याद करिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोगों का चैप्टर वाइज जो है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो किस शासक को जो है बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो यह समुद्रगुप्त को दिखाया गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? तो लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि खरोष्ठी लिपि, यानी कि खरोष्ठी लिपि का जो है प्रयोग किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के कितने अभिलेख? लगभग 44 अभिलेख प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन की डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित? यह प्रचलित है श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? यानी कि जीवक ने जो है वैद्य का शिक्षा जो है कहाँ से पाई? या तक्षशिला से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवक जो है जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो है राजगृह का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की जो है ख्याति किस रूप में थी? वैद्य के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और आप लोग जान सकते हैं कि उस समय जो है वैद्य का कितना महत्वपूर्ण था, यानी कि कितना महत्व था, वैद्य से ही सब कुछ होता था। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। और आप लोग जो है बुक अवश्य पढ़ें, हर वीडियो में कहते हैं बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यह है भागलपुर में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध जो है हर्यक वंश से था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि
जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध जो है बृहद्रथ वंश से था, यानी कि बृहद्रथ वंश से था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है, स्थित है या अवस्थित है, एक ही बात है। यानी तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? यह है गंधार राज्य, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि गंधार राज्य में जो था तक्षशिला जो है अवस्थित था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो यह किस राजा से किया था? यह किया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कालिदास किसके समकालीन थे? यानी कि कालिदास जो है किसके समकालीन थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? प्राचीनतम राजवंश जो था हर्यक वंश था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किस राजा ने बनाई? तो यह बनाई उदयन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाई। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो यह की थी किस पर? यानी कि ऑप्शन यानी कि गंगा के संगम, सोन और पुनपुन, यानी कि सभी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रथमूलस नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? यानी कि किस में किया गया था? या मगध जो है मगध जनपद में सबसे पहले किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदर का अवस्थित था, कहाँ अवस्थित था? या बंगाल में अवस्थित था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों इलाहाबाद प्रस्ती का उल्लेख कौन है? इलाहाबाद प्रस्ती का उल्लेख जो है हरिसेन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? तो किस शिक्षण संस्थान में जो है अध्ययन किया था? तो यह क्या जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? यानी कि प्राचीन भारत में जो था औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? यह था मगध में, यानी कि मगध जनपद में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, तो क्या थी? यानी कि चांदी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। विश्व में पहली धातु पाई जाने वाली जो है चांदी थी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी? यानी कि ब्राह्मी लिपि, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो किस गुप्त शासक से है? यह है समुद्रगुप्त से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। समुद्रगुप्त से जो है सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई थी? तो जो है अपने खुद की जो है खर्चे से सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराने किसने कराई थी? तो यह कराई थी रुद्रदमन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
रुद्र दमन ऐसे थे जो अपने स्वयं के खुद के खर्चे से जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनी जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न नहीं है और जो है इस वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक देखेंगे। मेगास्थनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न यानी कि यूनिट 2 जो है यूनिट 2 से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा, और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर देखते रहे ताकि अभी से तैयारी में जुट जाए, और जो है तब आप लोग का अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आजकल तो पास करना या फर्स्ट डिवीज़न करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है डबल पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन के लिए, एक अच्छा सब्जेक्ट, मनपसंद सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए आप लोग को अच्छा अंक लाना पड़ेगा, जो कि अभी से तैयारी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर से मिलते हैं नए सब्जेक्ट और नई यूनिट के साथ। जय हिंद।